हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो नोरसेट जून 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 3 जून को, और आज हो चुकी है 23 मई। और आज से और 3 जून तक यानी कि एग्ज़ाम तक आपके पास बचे हुए 10 डे रिमेनिंग। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए जो सबसे टफेस्ट टाइम होता है वो यही होता है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, यानी कि 10 to 5 डे अगर रिमेनिंग रहते हैं एग्ज़ाम के, उससे पहले का टाइम सबसे टफेस्ट टाइम होता है। क्योंकि उससे पहले से जो लॉन्ग टाइम अपने पास रहता है स्टूडेंट के पास, तो क्या होता है कि अपन एक स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट लास्ट टाइम में आके अपने को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं कि अब थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है या MCQs सोल्व करना ज़रूरी है या फिर टेस्ट सीरीज देना बेस्ट रहेगा। तो इन सभी कन्फ्यूज़न की वजह से एक तरीके से बहुत सारी नेगेटिविटी भी क्रिएट होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, एग्ज़ाम एकदम पास आ चुका है, कैसा रिजल्ट रहेगा, कैसी अपनी परफॉर्मेंस रहेगी। हालांकि उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फिर भी इस टाइप के कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। और उन सब का रीज़न यही है कि अपने को फिक्स नहीं पता होता है कि कुछ दिन पहले अपने को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इसी वीडियो में मैं आपके सामने जो मैंने प्रिपरेशन टाइम में जो एक्सपीरियंस लिया है, किस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, वो सब डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि इन 10 डे के अंदर आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी अपने बना रखी थी पीछे से, जो प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ 10 डे के अंदर आप लास्ट टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि क्या थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है इस टाइम में। तो थ्योरी से रिलेटेड अगर आप कोई नई चीज़ें पढ़ते हैं, लेट सपोज आपको कोई नई थ्योरी पढ़ना है, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इस टाइम पे आपको कोई भी नई थ्योरी नहीं पढ़नी है, कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नया पॉइंट इन दिनों के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चाहे आपको लग रहा हो कि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी है, यानी कि कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ें आती है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से परफॉर्म करने हैं, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन आपको इस टाइम पे सोल्व करने हैं। तो आपने जो भी क्वेश्चन अब तक पढ़े हैं, लेट सपोज आपने PR पढ़ी है या टारगेट से सोल्व किए हैं या फिर मौजवी से सोल्व किए हैं, तो उनमें से जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जो आपने टिक किए हैं या नहीं किए हैं, बट आपको पता हो कि ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं या इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मेरे सबसे ज़्यादा अब तक गलत हुए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। इसमें भी यही थ्योरी लागू होती है कि कोई भी आपको नए क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, चाहे वो किसी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो या फिर किसी बुक से रिलेटेड हो। कोई आपको बोलेगा कि यार PR तो पढ़ लिए, अब से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप सीधा कोई आपको रिकमेंड करे कि NCLEX पढ़ लो, तो NCLEX आप पढ़ोगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, वो आपको अभी अब समझ में भी नहीं आएगी, वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी। इस वजह से आपका जो पीछे का पोर्शन जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज नहीं हो पाएगा। रिवाइज नहीं हो पाएगा तो सारी स्ट्रेटेजी यानी कि आज तक की जो करी कराई मेहनत है वो आपकी ख़राब जा सकती है। तो MCQ से रिलेटेड भी यही मेरा सजेशन है कि आपको जो भी पुरानी बुक आपने सोल्व की है उसी से रिवाइज करें, नई किसी बुक से MCQs या कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना है। ओके, अब थर्ड चीज़ आती है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि मेरे को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अब 10 दिन बचे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या आप कोई भी लाइव टेस्ट सीरीज चल रही हो या फिर पहले से किसी ने 10, 15, 20, 30 टेस्ट की सीरीज बना के रखी हुई है तो वो आप परचेज कर सकते हैं। बेसिकली टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि अपने को टेस्ट सीरीज से ये पता चल जाता है कि अपने को किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके को एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्या मैं लेट सपोज कि मैं हर रोज टेस्ट देता हूँ और मैं 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, उस 160 में से सब कट पिट के यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग हटा के सब कट कटा के मेरे 120 प्लस अगर मार्क्स बनते हैं, तो मुझे क्लियरली पता रहता है कि मुझे एग्जाम के अंदर भी 160 या 165 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि उससे मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे इवाल्युएशन रहता है मेरा कि मैं 165 करके आऊँगा तो मेरे इतने नंबर बन जाएंगे। क्योंकि मैंने भी मेरे जो एग्ज़ाम नोरसेट का हुआ था 2022 का, उसमें मैंने 165 अटेम्प्ट किए थे और मेरी अच्छी रैंक आ गई थी। जैसा आप सब जानते होंगे, नहीं भी जानते हो तो मैं बता देता हूँ, 379 रैंक थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो बेसिकली यही चीज़ होती है, टेस्ट प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं, कौन से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। आप करना चाहते हैं फिर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव जा सकता है। आपको लग रहा है कि आपको 80% आ रहा है तो मैं इसके अंदर ये ऑप्शन B लेट सपोज चुन लेता हूँ, बट वो आपका गलत हो सकता है, तो वो आपको नेगेटिविटी के अंदर ले जाता है। तो टेस्ट सीरीज से आप एक तो नेगेटिव कंट्रोल करना सीखते हैं, दूसरा आपका टाइमिंग अच्छा आता है, यानी कि आपके पास 3 घंटे रहते हैं और 200 सवाल रहते हैं।
तो 3 घंटे के अंदर उन 200 सवाल को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं टेस्ट सीरीज से। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपने अब तक टेस्ट सीरीज ली या नहीं ली हो, अब आप कोई भी टेस्ट सीरीज 10 या 20 टेस्ट सीरीज, जिन्होंने 10 या 20 टेस्ट बना रखे हैं 200 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू नोरसेट पैटर्न, तो उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं आज के आज। और कम से कम 10 या 20 टेस्ट आप देख के देखना है, उनमें क्या आप गलती करते हो, क्यों आपके नेगेटिव होते हैं, तो वो सारी चीज़ आपको इवाल्वेट हो जाएगी। और उन चीज़ों को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, उन चीज़ों को सुधारना है। क्वेश्चन आप गलत पढ़ते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं पढ़ता, कोई नोट नहीं पढ़ता, या फिर जल्दी में पढ़ लिए, कोज पूछ रहा था आप डायग्नोसिस का आंसर दे रहे, ट्रीटमेंट पूछ रहा था आप कोई और आंसर दे रहे हो, कोई सर्जिकल से रिलेटेड पूछ रहा था आप नर्सिंग मैनेजमेंट बता रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एज एन टेस्ट सीरीज के रूप में। ओके, तो ये था कंप्लीट स्ट्रेटेजी। तो आपको बेसिकली तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी। सबसे पहले आपको माइंड में आ जाना चाहिए कोई भी आपको नई चीज़ नहीं पढ़नी है। आज तक आपने पढ़ा है वही चीज़ को आपको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आप लेट सपोज कि आप सोचते हो कि मैंने सिर्फ पीआर पढ़ी है, पीआर से क्वेश्चन नहीं आए तो टारगेट से आ गए, तो अब 10 दिन में आप ना तो टारगेट पढ़ पाएंगे ना आपको समझ में आएगी, तो आप पीआर का रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उससे आपका क्या होगा, मतलब सारी जो करी कराई मेहनत है वो क्या होगी, उस पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जो पुरानी चीज़ें पढ़ी है, कोई थ्योरी है जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, या थ्योरी को बेसिकली जल्दी से रिवाइज करना है ताकि आपके माइंड में एक बार क्रिएट हो जाए कि इस टॉपिक में ये चीज़ें होती हैं, ये इस टाइप के टेस्ट होते हैं, ये टाइप का टेस्ट इसमें यूज रहता है। क्योंकि अपने को क्या करना होता है, एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना होता है, उसके बाद आपको याद रहे ना रहे वो कोई मैटर नहीं करता, बट एग्जाम में आपको याद होनी चाहिए वो चीज़, उसके बेस पे आप परफॉर्म करते हैं और उसके बेस पे आपके नंबर आते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको थ्योरी पढ़नी है तो ऐसा नहीं कि पूरे 10 रजिस्टर भर रखे उसको पढ़ने लगे, क्योंकि वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो स्पेसिफिक पॉइंट जो आपने अंडरलाइन कर रखे हो या हाईलाइट कर रखे हो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मुझे अभी तक याद नहीं है, नया पढ़ा था मैंने, तो इसको मुझे वापस से पढ़ना है, इस टाइप से क्वेश्चन के साथ करना है। कोई नया क्वेश्चन जो आपने पहले गलत किया था वो अब तक गलत ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन पे फोकस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे उनको तो पढ़ के ही जाना है, जैसे कि प्रोसीजर से रिलेटेड फंडामेंटल में जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको तो पढ़ के ही जाना है। जो भी एनजी ट्यूब का हो गया या ट्रेकिस्टोमी का हो गया, ऑल दैट, जो भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर जो कैथेटर वगैरह लगाते हैं, रिटेंशन में कैथेटर लगाते हैं, किस तरीके से ब्लैडर इरिगेशन करते हैं, तो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं, यानी कि फंडामेंटल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है। कुछ क्लिनिकल इमरजेंसीज होते हैं जैसे कि अस्थमेटिक अटैक आ गया तो उसमें क्या करते हैं, स्नेक बाइटिंग हो गया तो क्या करते हैं, फायर अगर हो लग गई, कहीं पे आग लग गई तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। कुछ कलर कोड्स होते हैं, यानी कि कार्डियक अरेस्ट आया है तो कौन सा कोड यूज में लेता है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि इन्फेक्शन, डिसइन्फेक्शन। तो इन क्वेश्चंस को तो बेसिकली पढ़ के ही जाना है आपको, इन टॉपिक को तो रिवाइज करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जो, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड के अंदर आपको ये प्रैक्टिकली चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं और वो सब आती है आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर, तो उनको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो कम्प्लीटली जो पूरा समअप करूँ तो मैं आज के सेशन को, तो यही है आज का सेशन कि आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसको बार बार रिवाइज करनी है। आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, टेस्ट सीरीज लेके आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये मत पूछने कि कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी है, जो भी आपको अच्छे लगे आपके हिसाब से, जो आपको सही लग रही है, कोई भी 10 या 20 टेस्ट सीरीज का जो कंबाइंड प्लान आप ले सकते हैं और वो 10-20 टेस्ट सीरीज से आप अपनी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, ताकि आप एग्जाम के अंदर आपको हेजिटेशन ना हो, आप सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ टाइमली और उनको अच्छे से इवैल्यूएट करके, अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से आंसर दे पाएँ। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।